एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सीटेट के पेपर 2 में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय जो कि है सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस, इसके लिए मैं आप लोगों की हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की मैराथन क्लास लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ हमारी जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की किताब है उसको मैं आप लोगों के साथ डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा में हमें पेपर 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन या फिर गणित और विज्ञान में चयन करना होता है। अगर आप लोगों ने सीटेट की परीक्षा में पेपर 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन यहाँ पे फिल किया है तो आपको पता होना चाहिए कि 60 अंक का हमसे यहाँ पे सामाजिक अध्ययन पूछा जाता है, जिसके अंदर ये जो 40 नंबर होते हैं ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर में से कंटेंट आता है और बाकी जो 20 नंबर होते हैं इससे हमारी पैडागॉजी पूछी जाती है। आज की इस वीडियो की मदद से आप लोग ये जो 40 नंबर होते हैं इसमें से जो हिस्ट्री वाला सेक्शन होता है जो कि हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर से पूछा जाता है उसको आप कवर कर पाएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बाकी विषयों की तैयारी करना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बाकी विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब ये जो मैराथन क्लास है उसको हम शुरू करते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। ये हमें हमारी जो इतिहास की किताब है, हिस्ट्री की किताब है क्लास 6 की, उसमें हमें पहले चैप्टर में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे जानने को मिलेगा कि लोग क्या खाते थे, साथ ही साथ लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे। इसके अलावा पहले के समय में जो बच्चे हुआ करते थे वो किस तरीके के खेल खेलते थे और साथ ही साथ किस तरीके की कहानियां सुना करते थे और किस तरीके के नाटक देखा करते थे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें इस पार्ट के अंदर जानने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पार्ट का नाम है, जो अध्याय 1 है उस पार्ट का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए इससे हमें अतीत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक मानचित्र यानी कि एक मैप हमें दे रखा है और सबसे पहले यहाँ पे हमें बता रखा है कि लोग कहाँ रहते थे और इसके बारे में हमें बताने के लिए यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर हम देखें तो मानचित्र में अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ पे है और इसकी मदद से हम लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि लाखों वर्ष पहले लोग यहाँ रहा करते थे और जो लोग रहा करते थे वो कैसे थे, वो कुशल संग्राहक थे, साथ ही साथ वे भोजन जोड़ने और इसके अलावा फल फ्रूट हो गए, जंगलों के जो उत्पादन है इस पे निर्भर रहते थे और जो जानवर हैं उनका ये शिकार करते थे। तो देखिए हम जरा ये देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है हमारे मानचित्र में किस जगह पे दिखाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वही मानचित्र यहाँ पे लिया है जो हमें कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है। तो देखिए नर्मदा नदी आपको इस जगह पे मिल जाएगी जो कि मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ के जो लोग होते थे ये कुशल संग्राहक थे और साथ ही साथ ये आसपास के जंगल हो गए, उनके जो फल फ्रूट हो गए उस पे ये निर्भर करते थे। अब चलिए इस पार्ट के अंदर हमें और क्या चीज़ें बताई गई हैं वो जरा डिस्कस करें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ जो कि पाक अफगानिस्तान सीमा पर स्थित है। अभी हम इसे मानचित्र में भी देखने वाले हैं। तो देखिए इसके बारे में हमें क्या बताया गया है कि ये वे स्थान थे जहाँ पर अभी से 8000 वर्ष पूर्व, तो देखिए यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व क्या देखा गया था कि यहाँ के जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ की जो फसल है उसे यहाँ पे अपनाना आरंभ किया था। तो देखिए यहाँ पे खेती बाड़ी की बात की गई है तो गेहूं और जौ जो थे वो कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और साथ ही साथ किरथर पहाड़ियाँ जो कि पाक अफगानिस्तान सीमा पे थी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उगाया गया। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे फसलें उगाई गई तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोग यहाँ पे गांव बना के बसने लगे और साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे जो भेड़ होती हैं, बकरी होती है, गाय, ऐसे पालतू जानवर भी लोग पालने लगे थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये पता चला कि इस तरीके से गांव बनने का निर्माण शुरू हुआ था और साथ ही साथ लोग पालतू जानवर भी पालने लगे थे। तो चलिए एक बार मानचित्र में देखते हैं कि ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किस जगह पे हमारे मानचित्र में स्थित हैं।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो किरथर है वो इस जगह पे स्थित है और सुलेमान जो है इस जगह पे स्थित है। तो देखिए आपको मानचित्र का भी यहाँ पे ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस जगह पे स्थित है। तो अभी हम लोगों ने नर्मदा नदी को देखा और साथ ही साथ अभी हमने किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं इसको हमने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों को इस पार्ट में यहाँ पे गारो के बारे में बता रखा है, जो कि उत्तर पूर्व में है, और साथ ही साथ मध्य भारत में जो विंध्या पहाड़ियाँ हैं इसके बारे में भी बता रखा है। तो देखिए गारो कहाँ पे स्थित है और विंध्या की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, इसको भी हम मानचित्र में देखेंगे और इसमें यहाँ पे खास क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि गारो कहाँ पे स्थित है, ये असम में स्थित है, जबकि जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जगह किस जगह पे स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। और अगर हम देखें तो इन जगहों पे कृषि का विकास हुआ और सर्वप्रथम चावल जो है वो यहाँ पर उपजाया गया था। तो देखिए विंध्या में जो चावल है वो विंध्या के उत्तर में उपजाया गया था। तो अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम चावल जो है कहाँ पर उपजाया गया था, तो आप बताएंगे विंध्या के उत्तर में। तो इस वजह से ये दोनों जगह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए हो जाती है। अब चलिए जरा ये देखते हैं कि हमारे मानचित्र में गारो जो है असम में किस जगह पे हमें दिखा रखा है, और साथ ही साथ ये जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमें बताया था कि गारो हिल जो है वो असम में है, वो इस जगह पे स्थित है, और साथ ही साथ विंध्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। और विंध्या के उत्तर में सबसे पहले सर्वप्रथम क्या हुआ था, चावल जो है उपजाना शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में, और साथ ही साथ गंगा एवं सोम नदी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में कि अभी से 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे नगर जो थे वो बनना आरंभ हो गए थे। और इसके अलावा गंगा और उसके जो तटवर्ती इलाके हैं, इन इलाकों में अभी से 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, यहाँ पे जो नगर थे वे विकसित होना शुरू हो गए थे। इसके अलावा अगर हमें कोई पूछे कि मगध की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो देखिए मगध की स्थापना जो है वो गंगा के दक्षिण में हुई थी। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि गंगा के दक्षिण में जो प्राचीन काल था उसमें उस जगह को क्या कहा जाता था, वहाँ पे मगध की स्थापना हुई थी और उस जगह को मगध के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा हमें इस पाठ के अंदर आगे और क्या बता रखा है कि हमारे देश का नाम किस तरीके से पड़ा। तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे लिए जानने के लिए। यहाँ पे बता रखा है ये जो इंडिया शब्द है ये कहाँ से निकला, ये इंडस से निकला है। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि अगर हम इसको संस्कृत भाषा में समझना चाहें तो इसका जो संस्कृत अर्थ निकलेगा वो निकलेगा सिंधु। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया शब्द जो है वो कहाँ से निकला, ये इंडस से निकला है। और जिसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं, संस्कृत में हम इसे सिंधु के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि ईरान और युयान वासियाँ जो हैं वो क्या कहते थे, वो सिंधु को या तो हिंडोस या फिर इंडस नाम से जानते थे। और इनका यह मानना था कि इस नदी के पूर्व की जो भूमि है उसे वहाँ पे इंडिया कहा जाता था। तो देखिए इस तरीके से इंडिया का नाम पड़ा। और अगर हम देखें कि जो भारत नाम है इसका प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे इंडिया जो शब्द है ये हमारे कंट्री का नाम पड़ा था। इसके अलावा हमें इस पाठ के अंदर और क्या बता रखा है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पांडुलिपि के बारे में यहाँ पे बता रखा है। पांडुलिपि है क्या, ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं। तो देखिए ये क्या हैं, ये पुस्तकें हैं जो कि पांड के पत्ते और भुज पेड़ की छाल से निर्मित की जाती हैं। और ये जो पांडुलिपि है ये हाथ से लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों और भुज पेड़ की छाल से ये निर्मित की जाती थी। और आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अंग्रेजी में अगर हम इस शब्द को देखें, यानी कि पांडुलिपि को ही अंग्रेजी में यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक लैटिन शब्द है।
जिसमें यहाँ पे अगर हम मेन्यू शब्द को देखें तो मेन्यू शब्द का अर्थ है हाथ, यानी कि हाथ से लिखी जाने वाली कोई चीज। और ये जो पांडुलिपि है इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी जाती थी ये भी यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि जो धार्मिक मान्यता होती हैं, जो व्यवहार होते हैं, राजाओं के जीवन के बारे में, इसके अलावा औषधियों के बारे में, यानी कि जो मेडिसिन पहले के समय में इस्तेमाल की जाती थी, इसके अलावा विज्ञान इत्यादि, इन सब चीज़ों की चर्चा इन किताबों में की गई है। और ये किताबें किससे लिखी जाती थी? ये किताबें हाथ से लिखी जाती थी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक मेन्यूस्क्रिप्ट लगाया है, यानी कि हमारी पांडुलिपि लगाया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हाथ से निर्मित है और पेड़ की छाल में ये इस तरीके से लिखी जाती थी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पांडुलिपि यानी कि मेन्यूस्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोगों को इसके बारे में बता रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को अभिलेख और पुरातत्वविद। तो देखिए अभिलेख है क्या, तो अतीत के बारे में अगर हम और जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे हम लोगों को एक और स्रोत मिलता है जो कि है अभिलेख, जो कि कठोर सतह पर निर्मित किया जाता था। इसके अलावा पुरातत्वविद के बारे में क्या बता रखा है कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पत्थर एवं ईंट से बनी हुई जो इमारतें हैं, जो अवशेष हैं, और साथ ही साथ चित्र हैं, मूर्तियां हैं इत्यादि हैं, इनका ये अध्ययन अच्छी तरीके से करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि इतिहासकार। तो देखिए इतिहासकार के बारे में हमें क्या बता रखा है, ये लोग अतीत का अध्ययन करते हैं और तिथियों का यहाँ पे इनका डिटेल में यहाँ पे ये अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बीसी एडी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। बीसी यहाँ पे क्या है, बिफोर क्राइस्ट के लिए हम यहाँ पे ये शब्द प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस तरीके की एक टाइमलाइन है जो कि यहाँ पे ही माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट जब यहाँ पे पैदा हुए थे, तो ये एक टाइम पीरियड यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया। और इससे पहले का जो टाइम है वो बिफोर क्राइस्ट है, और एडी को यहाँ पे एनो डोमिनी। तो देखिए यहाँ पे ये जो शब्द है ये हमें क्रिश्चियन की भाषा में यहाँ पे दे रखे हैं, क्रिश्चियनियन टर्म्स यहाँ पे हम लोगों को दे रखी है। तो एक बारी हमारी सीटेट की परीक्षा में यही पूछा गया था कि ये जो बीसी होता है इसका क्या यहाँ पे फुल फॉर्म है। ये है आपका बिफोर क्राइस्ट, और एडी यहाँ पे है एनो डोमिनी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि कृषि का आरंभ कब हुआ, अभी से 8000 वर्ष पूर्व। और इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता का प्रथम जो नगर था उसका निर्माण कब हुआ था, ये यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगा की जो घाटी है उसका जो नगर है यानी कि मगध जो है वो उसका निर्माण कब हुआ था, ये यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखिए कुछ बेसिक बातें हम लोगों को यहाँ पे जानने को मिली। इसके अलावा यहाँ पे हमें लेटर्स विद डेट करके यहाँ पे बीसी के बारे में बता रखा है जो कि हमारा बिफोर क्राइस्ट है, और यहाँ पे हमारा एडी के बारे में बता रखा है जो कि एनो डोमिनी है यहाँ पे। तो देखिए इन टर्म को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा BCE भी आपसे पूछ सकते हैं, ये है आपका बिफोर कॉमन एरा, और आपका ADE करके भी यहाँ पे इस तरीके से एरा करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों के लिए यहाँ पे BP यानी कि ये टर्म भी आपका यूज़ किया जाता है, ये बिफोर प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है उससे पहले के समय के लिए BP शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये देखिए इन सभी टर्म को यानी कि इतिहास और ये जो तिथियां हैं इन सभी को मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी स्लाइड लेके आई हूँ। इस पार्ट में इतना ही था। अब चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब हम समझेंगे आरंभिक मानव की खोज के बारे में, और इस पाठ के अंदर हमें आखेटक खाद्य संग्रह के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ऐसे लोग जो महाद्वीप के पास अभी से लगभग 20 वर्ष पहले रहा करते थे उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस पाठ के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा कि आरंभिक मानव की खोज किस तरीके से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के अंदर और क्या दे रखा है ये जरा हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है कि संग्राहक लोग जो थे उनके घूमने का क्या कारण था। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, और इसके यहाँ पे हमें
4 अलग अलग कारण बताए गए। जरा इन कारणों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कारण यह बता रखा है कि अगर वे एक जगह पे ज़्यादा समय तक रहते थे तो उनके आसपास, जिस जगह पे वो रहते थे, आसपास जो पेड़ होते थे, जो फल होते थे, जो जानवर होते थे, वे सभी चीज़ें समाप्त हो जाती थी जिन पर वो निर्भर करते थे। इस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और साथ ही साथ दूसरा कारण हमें ये बता रखा है कि जानवर अपने शिकार के लिए, जैसे कि जो हिरन हो गए, जो मवेशी हो गए, वो चारा चरने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जानवर भी जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये जो आखेटक खाद्य संग्रह थे, ये क्या करते थे, ये जानवरों का शिकार करते थे और वे जानवरों के पीछे पीछे ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो दोनों कारण आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पहला कारण क्या है कि अगर एक जगह पे वे ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आसपास के पेड़ पौधे, फल फ्रूट जिन पे वे निर्भर करते हैं, जंगली जानवर, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती थी। इस वजह से उन्हें जाना पड़ता था। दूसरा कारण था कि वे जिन जानवरों का शिकार करके अपनी जीवनी जीते थे, वो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो कई बार जानवरों का पीछा करते करते भी उन्हें जाना पड़ता था। इसके अलावा अगला कारण हम लोगों को, तीसरा कारण यहाँ पे बता रखा है, पेड़ों और पौधों में जो फल होते हैं वे अलग अलग मौसम में लगते हैं और मौसम के अनुसार भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और साथ ही साथ इसलिए लोग यहाँ पे उपयुक्त जगह का और साथ ही साथ मौसम के अनुसार भी एक इलाके से दूसरे इलाके जाते थे। तो देखिए, मौसम के परिवर्तन के साथ पेड़ पौधे, फल फ्रूट का जो सीज़न होता है, मौसम होता है, वो भी बदलता रहता है। इस हिसाब से ये भी अपनी जगह बदलते थे। इसके अलावा हमें इस पार्ट में एक और कारण हमें यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि पानी के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। जैसा कि हमें पता है कि पानी के बिना जो है प्राणी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनका जीवन जो है वो संभव ही नहीं है। और होता क्या था कि ये लोग क्या करते थे कि ऐसी जगह जहाँ पे जो झील हो, झरने हो और नदी हो, ऐसी जगह ये ढूंढते थे। और क्योंकि इन जगहों में क्या होता था, मछली वगैरह भी मिल जाती थी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये 4 कारण बता रखे हैं जिनकी वजह से ये जो संग्राहक लोग थे एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे हम लोगों को इनके उपकरण के बारे में भी बता रखा है कि ये करते क्या थे। जो पत्थर से ये उपकरण यहाँ पे बनाते थे, यानी कि औजार ये बनाते थे, ताकि उनसे क्या कर सके, उनसे ये किसी जानवर का अच्छी तरीके से शिकार कर सकें। इसके बारे में भी हमें यहाँ पे बता रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों को यहाँ पे शैल चित्रकला यहाँ पे बना के दिखा रखी है। और यहाँ पे बोल रखा है कि हमें इससे क्या चीज़ें पता चलेंगी, जरा इसे देखते हैं। तो यहाँ पे जो गुफाएं हैं, जो पुराने समय में जो गुफाएं हैं, उनमें हमें कुछ इस तरीके से दीवार में चित्र मिला। तो देखिए, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, ये आगे की तरफ आपका क्या है, ये जानवर है। और ये जो पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ यहाँ पे संग्रह लोग दिखाए गए हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो कि शिकार कर रहा है किसी जानवर का, और इसे यहाँ पे क्या नाम दिया गया, शैल चित्रकला दिया गया। और ये यहाँ पे हमें कहाँ मिली, ये गुफाओं के अंदर जो दीवार थी उसमें यहाँ पे ये बनाई गई थी। और ये जो इस तरीके की चित्रकला है, ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में हमें मिली है। और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया शैल चित्रकला। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें पुरास्थल के बारे में भी बता रखा है। तो देखिए, पुरास्थल क्या है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिले हैं। यानी कि पुरास्थल क्या है, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पहले के समय में किस तरीके के औजार प्रयोग किए जाते थे, किस तरीके के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था और इमारतें किस तरीके थी, इनका जो अवशेष मिले, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम पुरास्थल के नाम से जानते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण करके लोग क्या करते थे, लोग इन्हें काम में लाते थे और साथ ही साथ वहीं पे वे छोड़ देते थे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि पहले के समय में लोग किस तरीके से रहते थे। और ये चीज़ें हमें कहाँ पे पाई गई, ये चीज़ें कई बार ज़मीन के ऊपर, अंदर और साथ ही साथ कभी कभी समुद्र और नदी के जो तल है, इन पे भी ये पाई गई। जैसे कि हमें पता है कि ये जो संग्राहक लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो कई बार ये सामान वहीं पे छोड़ देते थे। तो इस तरीके से हमें अध्ययन करने में मदद मिलता है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे पाषाण उपकरणों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए, यहाँ पे पाषाण जो है, यहाँ पे पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे
उससे जो उपकरणों का निर्माण होता है इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके हमें बता रखे हैं। सबसे पहले पत्थर से पत्थर टकराना। देखिए पहले के समय में जो औजार बनाने के लिए कोई मशीन नहीं होती थी, लोग हाथ से ही यहाँ पे औजार बनाते थे। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से यहाँ पे टकराया जाता था और उससे क्या होता था, उससे उन्हें नुकीला बनाया जाता था और नुकीला बनते ही वह शिकार के लिए प्रयोग किए जाते थे। और अगला यहाँ पे बता रखा है दबाव शल्क टेक्निक। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एक जगह में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बनाया जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है और उसके ऊपर दबाव दिया जाता है और इस तरीके से जो पत्थर है उसका क्या कहते हैं हम, शेप यहाँ पे आ जाती है, यानी कि उसका जो आकार है वो परिवर्तन में आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पाषाण उपकरण का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पाषाण उपकरण इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखे हैं और किस तरीके से इन्हें बनाया जाता था। तो देखिए यहाँ पे पत्थरों को शार्प बनाया गया है, यानी कि इन्हें हम नुकीला बनाते हैं ताकि हम इनसे यहाँ पे शिकार कर सकें। तो इस तरीके की पिक्चर हमें एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आग की खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी ये हमें यहाँ पे बता रखी है। आग की जो खोज हुई थी ये सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे पेपर के लिए। ये कुरनुल गुफा में हुई थी और ये कौन सी गुफा में हुई थी, ये कुरनुल गुफा में हुई थी जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे बता रखा है इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन के लिए स्रोत मानी जाती थी और क्योंकि यहाँ पे आग का खोज हो चुकी थी तो आग में मछली को आसानी से पकाया जाता था और इस तरीके से भोजन के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आग की जो खोज है ये सर्वप्रथम कहाँ हुई थी ये हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें नाम एवं तिथियों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए आरंभिक काल के बारे में यहाँ पे बता रखा है, इसे हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, इसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों की महत्वता को बताता है। तो देखिए इस नाम के साथ हमने पाषाण शब्द का प्रयोग किया है जो कि पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो पत्थर थे वे औजार बनाने के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा हमें बता रखा है जो पूरा पाषाण काल है वे 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो इसका जो गैप है इसके बीच को माना जाता है और साथ ही साथ इस काल को हम 3 अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो चलिए इन तीनों भागों को जरा डिस्कस करें। आगे देखिए, आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है पाषाण युग। तो देखिए पाषाण युग के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है कि जो आरंभिक मानव थे वे औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इस युग के साथ हम पाषाण युग शब्द को प्रयोग करते हैं। और पाषाण युग जो है इसको हम 3 अलग अलग कालों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है पूरा पाषाण युग और इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, उसके बाद आता है नव पाषाण युग। तो चलिए इनको जरा देखते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा पाषाण युग है इसके बारे में हमें बता रखा है कि इसका जो समय काल था वो कब से कब तक था। ये 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पहले के बीच का जो समय है उसे हम पूरा पाषाण युग के नाम से जानते हैं। इस युग में जो औजार होते थे वो बेढंगे होते थे। तो देखिए पूरा पाषाण इसलिए बोला गया है कि ये पाषाण युग से ये थोड़ा सा पहले का समय है। इस समय भी औजार बनते थे, पत्थरों से बनते थे, पर इस समय इतनी ज़्यादा शैली नहीं थी, तो थोड़े से बेढंगे होते थे। जबकि जो नव युग में जो औजार बने हुए छोटे और सुरंग होते थे, यानी कि जो अब जो बनते हैं, यानी कि जो नव युग के जो यहाँ पे औजार हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियाँ हो गई, लकड़ियाँ हो गई, इनका भी इस्तेमाल किया जाता था। और पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें से कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि पूरा पाषाण युग में जो औजार थे वे यहाँ पे पत्थरों के तो प्रयोग किए जाते थे, बट साथ ही साथ हड्डियाँ हो गई, लकड़ियाँ हो गई, इनका भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। और इसमें खास बात क्या है, जो पत्थरों से बने हुए औजार हैं उनका हम आज के समय में भी प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि इस काल में परिवर्तनीय बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ था, यानी कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। और हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि इस काल में लगभग अगर हम देखें तो 12,000 वर्ष से पहले से लेकर 10,000 वर्ष के पहले का समय यहाँ पे आएगा। इस काल में जो पाषाण औजार हैं आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, और यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि इसे हम मैक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लघु पाषाण काल के नाम से भी बोलते हैं। तो देखिए मध्य पाषाण काल को यहाँ पे मैक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे बता रखा है कि इस समय परिवर्तनीय बदलाव बहुत ज़्यादा देखा गया था। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तर पाषाण युग जो है, जिसे हम नव पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, और इसे हम नव पाषाण युग के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को शैल चित्रकला के बारे में भी बता रखा है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति पीछे से है और वो शिकार कर रहा है, और आगे वो जो जानवर है जिसका वो शिकार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो मध्य प्रदेश है और दक्षिण उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जो गुफाएं हैं, वहाँ के गुफाओं के दीवार में हमें शैल चित्रकला दिखी थी, जिसमें जानवरों का शिकार करते हुए एक बड़ी कुशलता से एक व्यक्ति को यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया था। अभी मैंने आपके साथ वो चित्र दिखाया भी था। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे नवपाषाण युग के उपकरण यहाँ पे हम लोगों को दिखाए गए हैं, और जैसे कि हम लोगों को पता है कि नवपाषाण युग तक पहुँचते पहुँचते जो यहाँ पे औजार बनाए जाते थे पत्थरों से, वो यहाँ पे बिल्कुल सुडौल होते थे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वे छोटे होते थे और काफ़ी अच्छे होते थे। इसके अलावा हम लोगों को इस पाठ में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोगों को बसने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बसने की प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में बताया गया है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया। तो देखिए अगर हम किसी जगह पे पौधे वगैरह उगाएंगे या फिर जानवरों का हम देखभाल करेंगे, तो हम लोगों को वहाँ पे ठहरना पड़ेगा, हम लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया गया है, बसने की प्रक्रिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए हम लोगों को इस पाठ में भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है कि जो मध्य पाषाण युग था वो कब से कब तक था। इसके अलावा हम लोगों को बसने की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई, यानी कि 12,000 वर्ष पहले, ये हम लोगों को बताया गया। नव पाषाण युग कब से कब तक था। इसके अलावा ये जो अनाज है उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, बीज के रूप में, ताकि हम बीज लगा के हम और अनाज उगा सके। उसके अलावा खाद के रूप में, इसके अलावा हम लोग उपग्रह के रूप में, और साथ ही साथ यहाँ पे भंडार के रूप में, यानी कि हम लोग जो खाद्य भंडार रखते हैं इसके रूप में भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस पाठ में हमें पाषाण युग के बारे में हमें पता चला। आग की खोज कब हुई, संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमा करते थे, इसके कारण हमें यहाँ पे पता चले। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें, जो हमारी धार्मिक जो ग्रंथ हैं, और साथ ही साथ जो कब्र हमें प्राप्त हुई है, इससे हमें इतिहास के बारे में क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी, इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं। तो वेद यहाँ पे 4 हैं जो कि हमें बता रखे हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, अगला है सामवेद, अगला है यजुर्वेद, और अगला है अथर्ववेद, जिसमें से ये माना जाता है कि अगर हम इसमें से सबसे प्राचीनतम देखें तो यहाँ पे बता रखा है कि वेदों में ये जो ऋग्वेद है ये दुनिया में सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो वेद हैं वे 4 है। इसके अलावा अगले पॉइंट में हमें बता रखा है कि सबसे पुराना वेद इसमें से कौन सा है, वो है ऋग्वेद, जो कि जिसकी रचना जो लगभग अगर हम देखें तो ये 3,500 साल पहले हो गई थी, अभी से अगर हम देखें। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो ऋग्वेद है उसमें 1,000 से ज़्यादा यहाँ पे प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जिन्हें हम सूक्त के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। और साथ ही साथ अगर हम देखें इसके अंदर क्या लिखी गई हैं, इसके अंदर 1,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जिन्हें हम सूक्त के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सूक्त के बारे में हमें और डिटेल में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए सूक्त का क्या मतलब होता है। सूक्त का मतलब है, यहाँ पे बता रखा है, सूक्त का मतलब है
अच्छी तरीके से बोला गया। तो देखिए ये प्रार्थनाएं हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं और इसके अंदर क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर देवी देवताओं की जो सूक्ति हैं उनको रचे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि इनमें हमें 3 महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में बता रखा है। सबसे पहले है अग्निदेव, जो कि आग के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा इंद्रदेव, जो कि युद्ध के देवता माने जाते हैं। साथ ही साथ सोमदेव, जो कि एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में भी बता रखा है, ये जो हमारी ऋग्वेद है इसके अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो देखिए ऋग्वेद के लिए यहाँ पे हमें भाषा के बारे में भी बता रखा है कि ऋग्वेद की भाषा जो है वो है प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में ये जो हमारी प्रार्थनाएं हैं लिखी गई हैं। इसके अलावा ये जो हमारे ऋग्वेद हैं इनका उच्चारण किया जाता है। देखिए इनको पढ़ा नहीं जाता, इनका उच्चारण किया जाता है और इसे इस तरीके से हमें ये बताया गया है। यहाँ पर आप खास ध्यान रखेंगे, जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जो सूक्त लिखे गए हैं, उनका हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, ना कि उनको पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारे वैदिक प्रार्थनाएं हैं इनकी रचना जो है वो ऋषियों ने की थी और यहाँ पे हमें बता रखा है कि इन प्रार्थनाओं की रचनाएं जो है वो महिलाओं द्वारा भी की गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर जो प्रार्थनाएं हैं वो किसने यहाँ पे इनकी रचना की थी, तो ऋषियों द्वारा इनकी रचना की गई थी। और साथ ही साथ इन प्रार्थनाओं की, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि मैंने कहा जो हमारे ऋग्वेद है इसमें प्रार्थनाएं लिखी गई हैं अनेक तरीके की। तो देखिए ये जो प्रार्थनाएं होती थी ये किस चीज़ की प्राप्ति के लिए यहाँ पे लिखी गई है, तो हमें बता रखा है मवेशियों के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के लिए और ख़ास करके पुत्रों के लिए। जैसे कि अगर कोई युद्ध वगैरह हो गया तो जो पुत्र होंगे वो यहाँ पे युद्ध में भाग लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पे अनेक तरीके की प्रार्थनाएं के बारे में बताया गया है। तो देखिए घोड़े जो होते थे वो लड़ाई में रथ को खींचने का कार्य करते थे और साथ ही साथ इन लड़ाइयों में क्या होता था, इन लड़ाइयों में लड़कों को खास करके भेजा जाता था। तो इस तरीके की यहाँ पे प्रार्थनाएं की जाती थी कि बच्चों में खास करके पुत्रों की प्राप्ति हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अगर जो युद्ध होते थे, युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका क्या किया जाता था। तो देखिए युद्ध जब होते थे और अगर कोई यहाँ पे युद्ध को जीत लेता था तो उसमें जो धन प्राप्त होता था उसमें से जो कुछ धन था वो यहाँ पे सरदार को, यानी कि जो सेना है उनके जो सिपाही में सबसे बड़ा है उनको दे दिया जाता था और उसका जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ पे क्या किया जाता था, आम लोगों में बांट लिया जाता था। और कुछ जो पैसे हैं, कुछ जो धन है वो यहाँ पे यज्ञ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस समय क्या था, प्रार्थनाओं पे ज़्यादा बल दिया जाता था और लोग प्रार्थना करके चीज़ों की प्राप्ति के लिए यहाँ पे अनुसरण करते थे। इसके अलावा जैसे यज्ञ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि घी हो गया, अनाज हो गया और कभी कभार जानवरों की आहुति भी देनी पड़ती थी और इस वजह से धन की ज़रूरत पड़ती थी। अब देखिए आगे हम लोगों को इस पार्ट में यहाँ पे क्या बता रखा है कि अधिकांश पुरुष जो है वो युद्ध में भाग लेते थे और यहाँ पे बता रखा है कि इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो युद्ध हुआ करते थे उस समय जो अधिकांश पुरुष हैं वो युद्ध में भाग लिया करते थे और यहाँ पर कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। जो भी बहादुर और कुशल योद्धा होगा उसको वहाँ पे सरदार चुन लिया जाता था। तो इस तरीके से सरदारों का चुनाव उस समय होता था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे ये बता रखा है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए लोगों को यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है और लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द किस तरीके से बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि लोगों का वर्गीकरण उनके काम, उनके भाषा, उनके परिवार या समुदाय के निवास स्थान या फिर संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। यानी कि वो किस तरीके का काम करते हैं, वे किस तरीके की भाषा बोलते हैं, उनके परिवार किस आधार पर हैं और साथ ही साथ वो किस समुदाय से यहाँ पे संबंध रखते हैं, उनका सांस्कृतिक परंपरा क्या है, इस आधार पर लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया।
तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी हम ब्राह्मण भी कहते हैं, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो देखिए जो ब्राह्मण थे उनका कार्य क्या था, वे यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और राजा के बारे में यहाँ पे बता रखा है, राजा जो है ये ना तो यहाँ पे बड़ी राजधानियों में रहते थे, ना ही महलों में रहते थे, और इनके बारे में क्या बता रखा है, और ना ही ये कर वसूलते थे। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि लोगों का वर्गीकरण किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे हम लोगों को राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरीके की अवधारणाएं रखी जाती थी। तो इस समय में ये चीज़ नहीं होती थी कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि जनता या पूरे समुदाय के लोगों को दो शब्दों का प्रयोग हेतु यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया था। एक यहाँ पे इन्हें जनता बोला जाता था, या फिर इन्हें यहाँ पे विश्व या फिर वैश्य के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि हमारे समुदाय में लोगों को किस तरीके से यहाँ पे वर्गीकरण किया गया। और देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि ये ऋग्वेद में हमें यहाँ पे विश्व और जनों जैसे ये नाम हमें मिले हैं, और इनका उल्लेख यहाँ पे हमें ऋग्वेद के अंदर किया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जिन लोगों ने ये प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य भी कहते थे। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ऋग्वेद के बारे में इस जगह पे प्रार्थनाएं लिखी गई थी, और जो लोग यहाँ पे प्रार्थनाएं लिखते थे वे अपने आप को खुद को क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे, और अपने जो विरोधियां हैं उसको ये दास या फिर दस्यु के नाम से जानते थे। तो देखिए दस्यु क्या है, दस्यु के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद वे दूसरी भाषा बोलते थे। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ऋग्वेद के समय में जो प्रार्थनाएं लिखते थे वे खुद को क्या बोलते थे, खुद को वह आर्य बोलते थे, और जो उनके विरोधी थे यानी कि जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे उनको वो या तो दास के नाम से जानते थे या तो वह दस्यु शब्द से उन्हें बोलते थे। और दस्यु के बारे में बता रखा है कि ये वे लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते और शायद ये दूसरी कोई भाषा बोलते होंगे। और यहाँ पे बता रखा है कि आज के समय में दास जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये स्त्रीलिंग यानी कि इसके लिए यहाँ पे दासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से गुलाम या फिर आप कह लीजिए दूसरों की सेवा के लिए बनाए गए शब्द इस तरीके से बनाया गया है। तो देखिए ये जो शब्द है इनका जो उच्चारण है और इनका एक तरीके से आप कह लीजिए निर्माण अभी नहीं हुआ, ये ऋग्वेद के समय से ये शब्द चलते आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे महापाषाण कब्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और इस तरीके से हम लोगों को एक पिक्चर हमारी इतिहास की किताब में बता रखी है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि लगभग अगर हम देखें अभी से 3000 साल पहले ये चीज़ें शुरू हो गई थी। और यह प्रथा क्या थी, यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे ये जो प्रथा है ये दक्कन, साथ ही साथ जो दक्षिण भारत है और उत्तर पूर्वी भारत और साथ ही साथ कश्मीर में प्रचलित है कि इस तरीके से यहाँ पे कब्र बना के जो राजा हैं उनको यहाँ पे उनकी मृत्यु के बाद उन्हें रखा जाता था, और साथ ही साथ उनके कुछ सामान उनके साथ यहाँ पे रखे जाते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि कुछ महापाषाण कब्रें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर दिखाई गई हैं, कुछ इस तरीके की, और कुछ महापाषाण कब्र जो है वे ज़मीन के हमें भीतर भी मिली है, जिसमें से एक पिक्चर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखिए इसके बारे में हम लोगों को और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता रखी है कि सामान्यतः हमने ये देखा है कि जो राजा वगैरह थे उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इस तरीके से कब्र में यहाँ पे दफनाया जाता था, और उनके साथ यहाँ पे किसी खास किस्म के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको भी साथ में यहाँ पे दफनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बता रखा है कि जो लाल मिट्टी के बर्तन हैं और ये इस नाम से जाने जाते हैं, ये इनकी कब्र के साथ हमें प्राप्त हुए हैं। और इनकी कब्र के साथ जैसे लोहे के औजार हो गए, हथियार हो गए, यहाँ पे बोल रखा है कि इसके अलावा अगर हम देखें तो पत्थर, सोने के गहने, ये सब चीज़ें भी इनके साथ दफनाई गई हैं। और यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि ब्रह्मगिरी जो कि आपका कर्नाटक में है उसमें एक कब्र में यहाँ पे बता रखा है कि 33 सोने के यहाँ पे मनके और यहाँ पे शंख पाए गए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए ये जो ब्रह्मगिरी है ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, और यहाँ पर एक कब्र के अंदर हमें 33 गहने के ये जो मनके हैं और साथ ही साथ
शंख इसमें प्राप्त हुए थे। ये भी हमें इस पाठ के अंदर बताया गया है। अब चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। यह जगह कहाँ है? यह भीमा की सहायक नदी के छोर पे ये जगह हमें मिलती है और यहाँ पर एक खास किस्म की यहाँ पे कब्र बनाई जाती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन के चारों ओर मिट्टी के एक तरीके से कब्र बना के उन्हें संदूक में यहाँ पे दफनाया जाता था। तो देखिए किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो जो 5 कमरे वाले जो मकान होते हैं उनकी बीचों बीच जो आंगन है वहाँ पे मिट्टी के कब्र बना के संदूक बना के उन्हें दफनाया जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे खास कब्र हमें मिली है, इस वजह से हमें ये बताया गया है। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनाम गांव के बारे में और क्या क्या खास बात है। तो देखिए महापाषाण कब्र में हमें इनके बारे में भी यहाँ पे जानने को मिलेगा। यहाँ पे बता रखा है कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों ने यहाँ पे जो गेहूं हो गए, जौ हो गया, चावल हो गया, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज, ये सब चीज़ें इन्हें यहाँ पे मिली है। और साथ ही साथ अगर हम देखें जानवरों में जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, यहाँ पे कुत्ता, घोड़ा, गधा, ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, खजूर हो गया, इन सब की जो रचनाएं हैं, इन सब के हम कह सकते हैं कि इन सब के जो पेड़ों का यहाँ पे हम लोगों को स्रोत यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए इस गाँव में हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि यहाँ पे किस तरीके की किन चीज़ों की खेती होती थी, किस तरीके के जानवरों को पाला जाता था और साथ ही साथ किस तरीके के पेड़ यहाँ पे उगाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमें इस पाठ के अंदर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी बता रखा है, जैसे कि वेदों की रचना की आरंभ कब हुई थी। तो ये लगभग अभी से 3500 साल पहले हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो महापाषाण का निर्माण की शुरुआत कब हुई? अभी से 3000 साल पहले हुई। और जो चरक है, चरक कब से बनना शुरू हुए? ये लगभग 2000 साल पहले ये शुरुआत हो गई थी। तो देखिए इस पाठ के अंदर हमें ऋग्वेद के बारे में जानने को मिला, हमारे कितने वेद होते हैं ये जानने को मिला, और जो महापाषाण कब्र हैं वो किस तरीके के होते हैं और उनके साथ साथ क्या चीज़ें हम लोगों को मिली जिससे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिला इस पाठ के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे आरंभिक नगर के बारे में। तो देखिए इस पाठ के अंदर हमें हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। हमारे जो नगर हैं इसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंधु या फिर जो हड़प्पा सभ्यता है ये कहाँ पर हमें मिली थी। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि अगर हम आधुनिक समय में देखें, आधुनिक नगर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो पंजाब और जो सिंध प्रांत है और साथ ही साथ भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में ये मिली थी। तो देखिए ये कहाँ मिली थी हमें ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? अभी से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हो गया था। और अगर हम ईस्वी में देखें तो यहाँ पे हमें बता रखा है 2700 ईस्वी पूर्व इसका निर्माण हो गया था। और ये हमें पता कैसे चला था? तो यहाँ पे बता रखा है कि लगभग अभी से जब 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछते समय इंजीनियरों को अचानक यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मिली थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता अचानक किस तरीके से मिली थी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद पुरातत्वविदों ने इसे खोजा था, वो भी कुछ समय बाद। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि 150 वर्ष पहले तो ये यहाँ पे पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तब ये मिल गई थी। बट यहाँ पे हमें बता रखा है कि अभी से लगभग हम देखें तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इस नगर की खोज पहले हो गई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरीके की जो पुरास्थल थे और जैसे कि इमारत हो गई, इन चीज़ों को यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो देखिए कहीं ना कहीं जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछ रही थी पंजाब के कुछ एरिया में, तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में चीज़ें मिल गई थी। तो यहाँ पर उसके बाद जब पुरास्थलों में इन चीज़ों के बारे में पता चला, इनकी इमारतों के बारे में पता चला, तो साफ साफ ये कहा गया कि ये हड़प्पा सभ्यता की इमारतें हैं। और इन शहरों का निर्माण लगभग कब हुआ था? अभी से 4700 वर्ष पूर्व हो गया था। और जो हड़प्पा है वो कहाँ पे स्थित है? वे रावी नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये कहाँ स्थित थी? ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे पे स्थित थी।
इसके अलावा देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, जैसे कि हमने इस पार्ट का नाम देखा आरंभिक नगर। तो देखिए नगर के बारे में हमें यहाँ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ के जो नगर होते थे वे 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। तो देखिए यहाँ के जो नगर थे वे 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। और यहाँ पे बोल रखा है जो पश्चिमी भाग होता था वे छोटा होता था, लेकिन वे आपका ऊंचाई में बना हुआ था। और जो पूर्वी भाग था वो थोड़ा बड़ा था और वो थोड़े निचले इलाके में बना हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनको किस तरीके से बांटा गया था। उनको दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। जो पश्चिमी हिस्सा था वो थोड़ा छोटा था पर वो ऊंचाई में बना हुआ था, जबकि जो पूर्वी हिस्सा था वो थोड़ा आपका बड़ा था और वो निचले हिस्से में बना था। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने यहाँ पे नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, निचला हिस्सा कहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमें पता चला कि जो नगर है वो दो अलग अलग भागों में बटे थे। तो देखिए यहाँ पे जो ऊंचाई वाला भाग है उसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, यहाँ पे नगर दुर्ग का नाम दिया है, जबकि जो निचला भाग था उसे क्या कहा, निचला नगर। और यहाँ पे बता रखा है कि दोनों हिस्सों की जो चहर दीवारियां हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो देखिए जो बाउंड्री टाइप की हैं वो जो इमारतें पक्की ईंटें होती हैं इससे ये बनी हुई थी, इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नगर दुर्ग के बारे में खास क्या बता रखा है, जो ऊंचाई में बनी हुई थी नगर दुर्ग के बारे में क्या बता रखा है। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो। तो देखिए मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि ये कहाँ बनी थी, ये नगर दुर्ग में जो ऊंचाई में बनी हुई है वो आपका क्या है, वो आपका नगर दुर्ग कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे हमें स्नान गृह मिले थे, जो कि विशेष नारियों के लिए विशिष्ट अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के आपको ये पिक्चर मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि इनमें पानी के स्वर रोकने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत लगाई गई थी। तो देखिए कितनी चीज़ें एडवांस थी, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे पता चला। तो देखिए नगर दुर्ग में जो खास इमारतें बनाई गई थी उसमें से एक मोहनजोदाड़ो है। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट पता चला। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे और क्या खास बात बताई गई है कि इनमें जो उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो यहाँ पे ये जो स्नान गृह थे इसके बारे में बताया गया, और चारों ओर कमरे बनाए गए। तो देखिए यहाँ के जो कमरे हैं इनके बारे में यहाँ पे विस्तार में बताया गया। और यहाँ पे हमें कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कालीबंगन और लोथल जो हैं ये अन्य नगर हैं जहाँ पे हमें अग्नि कुंड मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि इन जगहों में क्या किया जाता होगा, इन जगह में यज्ञ किया जाता होगा। और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगर जो हैं यहाँ पे हमें क्या मिले, यहाँ पे हमें बड़े खाद्य भंडार मिले हैं। तो देखिए इन जगहों में क्या क्या चीज़ें खास मिली हैं ये भी हमारी परीक्षा में आ जाता है कि जो अग्निकुंड है ये कहाँ मिला था, इसके अलावा जो बड़े खाद्य भंडार थे वो कहाँ मिले थे। तो आपको इस तरीके से अपनी चीज़ों की तैयारी करनी है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे भवन हो गए, नाले हो गए और सड़कें हो गए, यहाँ के इन चीज़ों के बारे में भी हमें यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे इनके जो घर होते थे वो या तो 1 मंजिले के होते थे या तो 2 मंजिले के होते थे। और घर के चारों ओर आंगन और कमरे बनाए जाते थे, यानी कि घर के बीचों बीच एक आंगन होता था और उसके जो साइडों में क्या होते थे, कमरे बनाए जाते थे। और अधिकांश घर में एक अलग स्नान गृह होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि घरों में जो स्नान गृह बनाया जाता था वो अलग से बनाया जाता था और साथ ही साथ कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे और कुछ नगरों में ढके हुए नाले भी थे। तो देखिए उस समय कितनी चीज़ें एडवांस थी ये बताई गई हैं कि नाले वगैरह भी जो हैं वो भी यहाँ पे ढके होते थे, उनमें घरों से नाली को जोड़ा जाता था और इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को ये इमेज भी दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि उस समय किस तरीके के घर होते थे, किस तरीके के नगर होते थे और इनका विकास किस तरीके से हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों को यहाँ के जीवन के बारे में बता रखा है।
अब देखिए यहाँ पे नगरीय जीवन के बारे में बता रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ के जो शासक नगर थे वे खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। और अगले पॉइंट में बता रखा है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। तो देखिए यहाँ पे लिपिक के बारे में भी हम लोगों को बता रखा है। इसके अलावा इन नगरों में या तो किसी उद्देश्य स्थल पर तरह तरह की चीज़ें होती थी, और जिस तरीके के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उद्देश्य स्थल इस तरीके से बनाए जाते थे। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो शासक नगर थे वे अलग अलग तरीके की खास तरीके की इमारतें बनाने में यहाँ पे जुटे रहते थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं वे क्या हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें बता रखा है पत्थर हो गए, शंख हो गए, तांबे हो गए, कांसे हो गए, इसके अलावा सोने चांदी, इन सब चीज़ों के धातु यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे तांबे और कांसे के जो औजार हैं वो बनाए जाते थे। औजार हो गए, हथियार हो गए, और गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है इसके सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे और बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में किन किन चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ से हम लोगों को कुछ आकर्षक चीज़ें भी मिली हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पर से हम लोगों को कुछ आकर्षक चीज़ें, जैसे कि आप कह लीजिए कुछ मटके हो गए, भाट हो गए, फलक हो गए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कुछ ऐसी ज्वेलरी हो गई, गहने हो गई जो पहले के समय में लोग यूज़ करते थे, इनका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि हम लोगों को बहुत सारी आकर्षित वस्तुएं यहाँ से मिली। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो पत्थरों के मुहरे बनाते थे, ये हमें पता चला। और यहाँ पर जो है यहाँ पे हमें सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत सी लाल मिट्टी के बने हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे, यह हमें लास्ट पॉइंट में बता रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे हम लोगों को बता रखा है कि संभव हम अगर देखें तो अभी से 7000 साल पहले यहाँ पे मेहरगढ़ के में कपास की खेती हुई थी। तो देखिए कपास की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी अगर ये हमसे पूछा जाए तो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा मेहरगढ़। और यहाँ पर अभी से लगभग 7000 साल पहले यहाँ पे कपास की खेती शुरू हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि मोहनजोदाड़ो में कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के जो यहाँ पे फूलदान के ढक्कन होते हैं, ढक्कन वाले फूलदान होते हैं, और अन्य तांबे की वस्तुएं यहाँ पे मिली है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो में हमें क्या क्या मिला ये हमें पता होना चाहिए। कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले, यानी कि कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं वो पता चले। तो लोग यहाँ पे किस तरीके के कपड़े पहनते थे इनका हमें पता चलेगा। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी हुई चीज़ें यहाँ पे हमें मिली हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए फेंस है क्या, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे बता रखा है, आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। फेंस क्या है, ये एक तरीके से कृत्रिम रूप से जो बालू होता है और पत्थर होता है इनको यहाँ पे क्या किया जाता है, गोंद कर मिला के इन्हें बनाया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये बजरी और मिट्टी और पत्थर का एक तरीके से मिश्रण होता है। और इससे यहाँ पे क्या बता रखे हैं, इससे यहाँ पे मनके हो गए, चूड़ियाँ हो गई और छोटे छोटे बर्तन हो गए, ये उस समय में बनाए जाते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेंस है क्या और फेंस से हम क्या चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है जो तांबा है ये हमें कहाँ से मिला था। तांबा जो है ये राजस्थान, यहाँ पे पश्चिमी एशिया देशों में ये आपका इसको प्रयोग किया जाता है और यहाँ से लाया जाता है। इसके अलावा टिन के बारे में ये बता रखा है कि आधुनिक ईरान में और अफ़गानिस्तान से इसे लाया गया। इसके अलावा सोने की अगर मैं बात करूँ तो सोने के ज़्यादा जो खदान है वो आपके आधुनिक कर्नाटक में है। और यहाँ पे हमें बता रखा है जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, जो हमारे यूनिक स्टोन होते हैं, वो कहाँ से, वो गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान में ये प्राप्त हुए हैं। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर में हमें ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वो किस तरीके से विकसित हुए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे अगला पार्ट जो कि है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर मैंने आगे पीछे करवा रखे हैं। ये हमने चैप्टर 4 से पहले चैप्टर 5 यहाँ पे कवर कर लिया था। तो अब हम
जो छठा चैप्टर है वो कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में यहाँ पे बता रखा है। वैसे तो जो राजाओं का चुनाव है वो जनों द्वारा यानी कि लोगों द्वारा हुआ करता था, परंतु अगर हम देखें तो अभी से 3000 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया था। यहाँ पे बता रखा है कि हमें अश्वमेध यज्ञ हो गए, अन्य तरीके के यज्ञ वगैरह करके यहाँ पे राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। तो इस तरीके के यज्ञ हुआ करते थे, यहाँ पे हमें बता रखा है 3000 वर्ष पहले। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि वर्णों की व्याख्या किस तरीके से की गई। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि पुरोहित लोगों ने लोगों को क्या किया, 4 अलग अलग वर्णों में यहाँ पे वितरित किया। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, जो कि यहाँ पे बता रखा है कि वेदों का अध्ययन करते हैं और यज्ञ करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अगले होते हैं हमारे क्षत्रिय, जो कि युद्ध लड़ते हैं और ये लोगों की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से पुरोहित लोगों ने क्या किया, लोगों को यहाँ पे 4 अलग अलग वर्णों में यहाँ पे वितरित किया। इसके बारे में हमें बता रखा है। सबसे पहले कौन होते हैं, सबसे पहले हैं हमारे ब्राह्मण, जो कि क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे वेदों का अध्ययन करते हैं और यज्ञ पढ़ते हैं, साथ ही साथ यज्ञ करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पे हमें बता रखा है वैश्य और शूद्र के बारे में। तो देखिए वैश्य के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि ये कृषक होते हैं, ये यहाँ पे पशुपालन करते हैं और यहाँ पे व्यापारी लोग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो शूद्र होते हैं वे ऐसे वर्ण होते हैं, जो कि ऐसे लोग जो दूसरों की सेवा वगैरह करते हैं, उसको हमने यहाँ पे शूद्र का नाम दिया गया। अब चलिए, अभी हमने वर्णों की व्याख्या यहाँ पे देख ली कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे अलग अलग वर्णों में यहाँ पे विभाजित किया गया था, वितरित किया गया था। अब चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है जो यहाँ पे क्षत्रिय होते हैं और वैश्य होते हैं, दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु यहाँ पे बता रखा है कि जो शूद्र थे और महिलाएं थीं उनको इस प्रकार के अनुष्ठान में आने का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि कहीं पर भी अगर यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्राह्मण तो यहाँ पे यज्ञ करेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय हैं और इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है जो वैश्य हैं उनको क्या किया गया, उनको यहाँ पे यज्ञ में आने की अनुमति दी गई, पर जो शूद्र हैं और जो महिलाएं हैं उनको ये बोला गया कि वो इस प्रकार के अनुष्ठान में आने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि महिलाओं को उस समय यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पे शूद्र के समान समझा जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में देखिए हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो देखिए वर्ण किस प्रकार से लोगों को मिलते थे, जिस वर्ण में यानी कि जिस कैटेगरी में हम कह सकते हैं किसी भी बच्चे का जन्म होता है उसी तरीके से उसे वर्ण मिल जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे नोट का एक पॉइंट लिखा है, जो शिल्पकार होते हैं, साथ ही साथ शिकारी होते हैं तथा जो भोजन संग्रहक इत्यादि होते हैं, ये वर्ण जो है अछूत माने जाते थे। उस समय यहाँ पे अछूत छूत का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो देखिए जो शिल्पकार होते हैं, जो शिकारी होते हैं और साथ ही साथ जो भोजन संग्रहक होते हैं, इन वर्णों को उस समय अछूत माना जाता था। उनके हाथ से खाना और पानी नहीं पिया जाता था। अब के समय में ये सब चीज़ें कम हो गई हैं या फिर कह लीजिए ख़त्म हो गई हैं, बट उस समय ये सब चीज़ें मानी जाती थी और इन सब चीज़ों का पालन भी किया जाता था। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है, अभी हमने देखा कि इससे पहले यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ पे लोगों में भेदभाव किया जाता था, और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इस उपमहाद्वीप के पूर्ववर्ती जो क्षेत्र थे, इन इलाके में सामाजिक आर्थिक हो गई असमानता बहुत कम थी और यहाँ पे पुरोहित का प्रभाव कम था। तो देखिए वहाँ पे क्या था कि पुरोहित ने क्या किया था, वर्णों को, लोगों को वर्णों में अलग अलग बांट दिया था। और यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ से अगर हम पूर्ववर्ती क्षेत्र में जाएं तो इन इलाकों में जो सामाजिक असमताएं हैं वो भी कम थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों को यहाँ पे जनपद के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब वे जन के राजा नहीं होते थे, वे यहाँ पे जनपदों के राजा माने जाते थे। यानी कि वे किसी एक कैटेगरी के यहाँ पे राजा नहीं माने जाते थे, वे पूरे जनपद के राजा होते थे, जो कि क्या करते थे, जो यहाँ पे महायज्ञ करते थे। अगर हम जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो वे जन के बसने के जगह से होता है, यानी कि किसी एक जगह में रहने वाले लोगों के
ऊपर जो अगर किसी का अगर अधिकार हो तो यहाँ पे इसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि दिल्ली का जो पुराना किला है और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और ईटा के पास यहाँ पे अंतरजिखेड़ा जो है ये प्रमुख जनपद माने जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिल्ली के पुराने किले के आसपास की जगह और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है इसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए यहाँ पे हमें और क्या बता रखा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें और गन्ना, जैसे गन्ना हो गए, तिल हो गए, सरसों जैसे फसलों को उगाते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि यहाँ के जो बर्तन होते हैं उनमें चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं से की जाती थी। तो यहाँ पे ज्यामितीय आकार बनाए जाते थे, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर किस तरीके के जो रंग हैं उनका प्रयोग किया जाता था, यहाँ पे कुछ लाल रंग जो है वो चित्रण के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे हमें यहाँ पे महाजनपद के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो इसको भी ज़रा समझते हैं कि करीब अभी से अगर हम देखें तो यहाँ पे 2500 साल पहले खुद जनपद अधिक महत्वपूर्ण होते थे और इन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम अभी से 2500 वर्ष पहले देखें तो जो जनपद हैं वे बहुत ज़्यादा उनकी महत्वता थी और उन्हें यहाँ पे महाजनपद कहा जाता था। और महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी और कहीं कहीं राजधानियों की किलेबंदी की गई थी और नियमित वेतन देके पूरे साल तक सैनिक रखे जाते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें महाजनपद के बारे में भी बताया गया। जो ये जनपद है वह अभी से 2500 वर्ष पहले ये इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा थी, तो इन्हें यहाँ पे महाजनपद कहा जाता था। और महाजनपद नगर का यहाँ पे हमें मानचित्र 4 में हम लोगों को इन जगहों का बताया गया है। और इनकी कई कई राजधानियाँ थी जो जहाँ पे कई जगह पे किलेबंदी करके वहाँ पे पूरे साल वेतन दे के, नियमित वेतन दे के यहाँ पे सैनिकों को रखा जाता था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को कर के बारे में बता रखा है कि कर यानी कि टैक्स किन किन चीज़ों पे लगता था। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो फसलों पर कर लगाया जाता था और उनकी उपज पे 1/6 यहाँ पे बता रखा है 1/6 जो है हिस्सा ये है जिन पे हम कर लगाते थे। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है कि कारीगरों पे भी यहाँ पे जो श्रम करते थे, जो राजा के लिए उनके काम करते थे कई महीनों तक, उन पे भी यहाँ पे एक तरीके से कर लगाया जाता था। तो पहले के समय में कर किन किन चीज़ों पे लगता था, एक फसलों पे, एक कारीगरों पे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि ये जो पशुपालक हैं उन पर भी कर लगाया जाता था। जो पशुओं को, जानवरों को पालते हैं, उनका उत्पाद करते हैं, उनसे भी यहाँ पे कर वसूला जाता था। व्यापारियों से जो सामान बेचते हैं उन पर भी कर लगाया जाता था। और आखेटक संग्रह जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर भी यहाँ पे कर देना पड़ता था। जैसे कि हमने अभी आखेटक संग्रह के बारे में देखा था, ये ऐसे घुमंतु लोग होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहीं पर जाके बस जाते हैं कुछ समय के लिए और आसपास के जो फल फूल होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका शिकार करके वो अपनी जीवनी जीते हैं। तो इनको भी यहाँ पे कर देना पड़ता था। इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए इस पार्ट में हमें ये बता रखा है कि कृषि में परिवर्तन किस तरीके से हुआ। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि 2 बड़े परिवर्तन देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि हल्की फल अब लोहे के बनने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि अब ये लोहे के औजार वगैरह बनाने लगे हैं और धान के रोपण के लिए यहाँ पे बीज में छोटे छोटे पौधों का रोपण होता है। तो देखिए इस तरीके से सीड्स किस तरीके से उगाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे यहाँ पे कृषि में परिवर्तन आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मगध के महाजनपद के बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि गंगा और सोम जैसी नदियाँ ये मगध से होकर बहती हैं। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा और सोम नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है, वे यहाँ पे मगध से होकर बहती है।
तो यहाँ पे बता रखा है कि ये नदियाँ ये यहाँ पे क्या है, ये यातायात हो गए, जल निर्यात हो गए और जीवन के में उपज बनाने में महत्वता रखती हैं। तो देखिए ये जो नदियाँ हैं इनसे निर्यात किया जाता है, व्यापार किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे जल वितरण के लिए यानी कि पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए यानी कि हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल रहे, इसके लिए इन नदियों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि मगध का एक हिस्सा जो है वो जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों में रहने वाले जो हाथी हैं उनको पकड़ के और उन्हें यहाँ पे परीक्षण के लिए सेना में यहाँ पे काम में लगाया जाता था। जैसे कि हम लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, हाथियों का प्रयोग किया जाता है जब किसी भी राजाओं के बीच में जब लड़ाई वगैरह होती थी। तो यहाँ पे बता रखा है कि मगध का एक जो हिस्सा है वो पूरा जंगल से भरा हुआ था और वहाँ पे हाथियों को पकड़ के उन्हें यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता था, उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता था ताकि वे यहाँ पे सेना में काम आ सकें। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इन क्षेत्रों में लौह आयात भी होता था, यानी कि जो लोहा है लोहे को खरीदा जाता था और यहाँ पे मजबूत औजार और हथियार बनाने का काम किया जाता था जिनको ये युद्ध में बाद में प्रयोग करते थे। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे मगध के जो महाजनपद थे उनके जो शक्तिशाली राजा रहे हैं इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि भीमसार हो गए, अजातशत्रु हो गए और यहाँ पे हम लोगों को महापद्मानंद के बारे में बता रखा है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये मगध राज्य के जो महाजनपद थे उनके शक्तिशाली राजा रहे थे। इसके अलावा हमें बता रखा है कि बिहार में जो राजगृह है, आधुनिक राजगीर जो है वो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी ये भी हमें पता होनी चाहिए। और बाद में जो पाटलिपुत्र है जो कि आज जो पटना का एक भाग माना जाता है, आज का पटना, ये भी यहाँ पे बाद में मगध की राजधानी बनी थी। तो देखिए पहले जो बिहार के ये जो राजगृह है यानी कि राजगीर जगह है ये पहले मगध की राजधानी थी और उसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई थी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि 2300 साल पहले अगर हम देखें मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने मगध की ओर यहाँ पे आके आक्रमण करना चाहा, पर यहाँ पर वे व्यास नदी के किनारे से लौट गए थे क्योंकि वहाँ की जो सेना थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बिज के बारे में, बजी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बजी क्या है यहाँ पे हमें बता रखा है कि इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी जो कि बिहार में है। और यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है यहाँ एक अलग शासक व्यवस्था थी जिसे हम गिर या फिर संध कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इसके बारे में बता रखा है और इस तरीके की फ़ोटो हम लोगों के लिए लगा रखी है। और अगर हम देखें ये जो बजी संध है इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, इसका वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी कौन सी है और साथ ही साथ इसके शासक के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि यहाँ पे गण या फिर आप कह दीजिए संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि कोई एक शासक नहीं होता था, एक से ज़्यादा शासक हो सकते थे और अलग अलग राजा भी होते थे। और यहाँ पे बता रखा है ये सभाओं में बातचीत, बहस और विवाद करके अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाते थे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि एक राजा बैठा होता है, उसके अगल बगल भी सारे राजा होते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था चलती थी। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि यहाँ महावीर, यहाँ जो बुद्ध हैं तथा महावीर दोनों ही यहाँ पे गंध या फिर आप कह लीजिए संध में संबंधित थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोगों को यहाँ पे युयान और एथियस के बारे में पता चलेगा, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र के बारे में जानने को मिलेगा। तो लगभग अभी से अगर हम 2500 वर्ष पहले देखें तो एथियस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापना की जिसको हम यहाँ पे प्रजातंत्र या गणतंत्र के नाम से जानते हैं। ये जो व्यवस्था है लगभग 200 साल पहले तक चली और इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि 30 वर्ष के जो ऊपर के जो सभी पुरुष थे उनको यहाँ पे पूर्ण नागरिकता यहाँ पे प्राप्त कराई गई
और औरतों के बारे में क्या बताया गया है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चला कि औरतों को तो यहाँ पे नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया, पर ऐसे सभी व्यक्ति, ऐसे सभी पुरुष जो कि 30 वर्ष के ऊपर थे, उन्हें यहाँ पे पूर्ण नागरिकता प्राप्त कराई गई थी। इसके अलावा हम लोगों को और कुछ पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण विषयों तथा निर्णय लेने के लिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि के लिए साल भर में कम से कम 40 बार यहाँ पे सभा बुलाई जाती थी और शासन के कई पदों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था और सभी नागरिक को सेना, सौसेना, इन सब चीज़ों की यहाँ पे सेवाएं दी जाती थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे नए प्रश्न, नए विचार के बारे में। तो देखिए इस पाठ के अंदर हमें बुद्ध धर्म की कहानी यहाँ पे बता रखी है। बुद्ध धर्म की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये सिद्धार्थ ने की थी, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो जन्म था वो लगभग अभी से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखिए इस धर्म की स्थापना किसने की थी ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि बुद्ध क्षेत्रीय थे। ये कौन से वर्ग के थे? ये क्षेत्रीय थे और शक्य नामक एक छोटे से वर्ण से संबंधित थे। तो देखिए इनका यहाँ पे वर्ण हमें यहाँ पे बता रखा है। और इसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति के बारे में यहाँ पे बता रखा है। बोध गया जो कि बिहार में है, ये यहाँ पे एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। कौन? सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहाँ पे कहाँ पे दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। तो देखिए इन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इनकी मृत्यु का देखें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काशी नगर में हुई थी, जिसे हम किशी नारा के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस स्लाइड्स में जो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सभी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। आगे इसके अलावा इनकी शिक्षा के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ था इनका, और लालसा या तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्मा स्वयं है, ये मानते थे। तो देखिए किस तरीके की शिक्षा देते थे कि हमारा जो जीवन होता है वो कष्टों से भरा होता है, दुखों से भरा होता है, और लालसा जो हमारे अंदर जो ग्रीडीनेस होता है, इसकी मुक्ति का माध्यम हमारी आत्मा स्वयं है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है बुद्ध ने अपनी शिक्षा यहाँ पे सामान्य लोगों प्राकृत भाषा में दी। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है बुद्ध ने जो शिक्षा जो दी थी लोगों को, वो सामान्य भाषा उस समय जो प्रयोग की जाती थी प्राकृत, इस भाषा में लोगों को यहाँ पे शिक्षा दी थी। और इस तरीके की इनकी अवधारणाएं थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बता रखा है बुद्ध की कहानी। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उससे उनका क्या हो, उससे उपदेश, ये एक तरीके से उपदेश के रूप में इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे उन्हें विवेक प्राप्ति होनी चाहिए। इनका यह मानना था कि जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वे इसलिए हम स्वीकार ना करें कि ये एक तरीके से लोगों द्वारा दिया गया उपदेश है, ये हमारे विवेक को प्राप्त करने का एक माध्यम होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें उपनिषद के बारे में हमें बता रखा है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। तो देखिए गुरु के समीप बैठने को यहाँ पे उपनिषद शब्द से प्रयोग किया गया है। और देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। और इसके बारे में यहाँ पे क्या बता रखा है कि 3500 वर्ष के बाद इस समय ये लिखा गया था। तो देखिए उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। और साथ ही साथ ये किसका हिस्सा थे? ये यहाँ पे वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे हमें उपनिषद के बारे में और क्या बता रखा है? उपनिषद में मृत्यु के बाद जीवन, यहाँ पे जीवन की परिचर्चा की गई है, यज्ञ की महानता, और मृत्यु के बाद आत्मा जो है यहाँ पे किस तरीके से हमें स्वीकार करती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसमें सामान्य ज्ञान की चर्चाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पुरुष जो है, पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, परंतु यहाँ पे हमें बता रखा है यहाँ पर गांगरी जैसे स्त्री विचारों का भी उल्लेख किया गया है। तो देखिए उपनिषद में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है इसके बारे में हमें बताया गया है।
इसके अलावा हम आगे बढ़े तो इसके आगे भी हम लोगों को कुछ और पॉइंट यहाँ पे बता रखा है जो निर्धन वर्ग हैं उनके लिए अगर हम सत्यकाम देखें, सत्यकाम जीवन जो है एक अपवाद माना गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो उपनिषद हैं, उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में भी किया गया, तो इसके बारे में हमें बताया गया। अब चलिए आगे बढ़े और आगे हम लोगों को यहाँ पे व्याकरणविद पाणिनि के बारे में बता रखा है। तो देखिए पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। तो देखिए इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी, और इन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रमबद्ध आकार में लगाया और लगभग यहाँ पे बता रखा है कि 3000 लघु श्रुतों यानी कि जो फॉर्मूले वगैरह हैं इनको यहाँ पे बनाया गया था। तो देखिए पाणिनि कौन थे? ये संस्कृत भाषा में जो व्याकरण की रचना है ये इनके द्वारा की गई, और कई सारे स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में लगाने का काम भी इनके द्वारा किया गया था। इनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे जैन धर्म के बारे में भी बता रखा है कि जैन धर्म कहाँ से आया, जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जरा हम इसके बारे में भी देखते हैं। जैन धर्म की जो स्थापना थी ये महावीर स्वामी द्वारा की गई। आप यहाँ पे ये इमेज भी देख सकते हैं। और महावीर जो थे ये वजी संध से संबंध रखते थे और क्षेत्रीय राजकुमार थे। इनके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया। अभी हमने वजी संध को जरा हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ये एक ऐसा संध होता है जिसमें एक से ज़्यादा शासक होते हैं, एक से ज़्यादा राजा होते हैं, जो कि अपने आसपास के कार्यों के लिए आपस में यहाँ पे इकट्ठा बैठ के यहाँ पे विचार करते हैं, एक दूसरे से वाद संवाद करते हैं। इस तरीके का संध यहाँ पे हमें बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जैन धर्म के बारे में 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष के कठिन तप के बाद इन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे स्वामी महावीर स्वामी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद जब इन्होंने 12 वर्ष का तप किया तब जाके इन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी शिक्षा जो है वो इनकी जो शिक्षा थी वो काफ़ी सरल शिक्षा थी। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे जैन धर्म के बारे में क्या चीज़ यहाँ पे पता चलती है, इनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने घर छोड़ देने चाहिए। तो देखिए इनका यह मानना था जैन धर्म को मानने वालों का कि अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उनको सत्य जानने की इच्छा है तो उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा का नियम जो है यहाँ पे उसे एक तरीके से कड़े तरीके से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पे अवधारणा रखी जाती थी जैन धर्म के लोगों द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को कुछ और पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं कि महावीर ने अपनी शिक्षा जो है यहाँ पे प्राकृत भाषा में प्राप्त की थी, जबकि ताकि जो आम लोग हैं वो उनकी भाषा को समझ सके, उनके ज्ञान को समझ सके। और जैन शब्द जिन से मिलता है और जिसका अर्थ है विजेता। तो देखिए जैन धर्म जो है ये जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है विजेता। और ये मानते हैं कि हमारी जो मोक्ष प्राप्ति है इसमें ही हमारा विजय है, और हम जब सत्य के राह में चलेंगे तो हम लोगों को सब चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। इसके अलावा हम लोग आगे अगर देखें तो यहाँ पे हमें संत के बारे में बता रखा है। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही यह मानते थे कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों जिनका ये मानना था, ऐसे लोगों के संगठन को यहाँ पे संत नामक संगठन कहा गया, जो अपने घर त्याग देते थे और सत्य के राह में चलते थे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें इनके बारे में और कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि सन में रहने वाले जो बुद्ध भिक्षुकों के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें हम विनयम पिटक नामक ग्रंथ से हमें ये चीज़ मिली है कि हम लोगों को पता चला कि ये किस तरीके के नियमों को अपनाते थे। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है कि सभी लोग जो सन में प्रवेश करते थे, पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था बनाई गई थी। तो देखिए ये नाम आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है।
इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बता रखा है कि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, जैसे जैसे कि यह काम करने वाले लोगों को राजा से, और यहाँ पे बता रखा है कि कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे संघ में आ जाए और अपना घर छोड़ के आ जाए। यहाँ पे अगर संघ में प्रवेश करना है तो बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। जो दास होते थे उन्हें अपने स्वामी से अनुमति लेनी पड़ती थी। और यहाँ पे बोल रखा है कि जो यहाँ पे कर्जदार हैं, यानी कि जिसने किसी से कर्ज ले रखा है, वह अपने देनदारों से यहाँ पे एक तरीके से अनुमति लेने के बाद ही इस संघ में यहाँ पे आ सकते थे, इस संघ में प्रवेश कर सकते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों को यहाँ पे इनके बारे में कुछ और चीज़ें बता रखी है कि संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति जो है वो सादा जीवन जीते थे और अधिकांश समय ध्यान में लगाते थे, और दिन में वह नियमित समय में ही यहाँ पे भिक्षा लेते थे, और ये क्या करते थे, ये शिक्षा प्राप्ति के लिए ये जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि इनको जीवन में शिक्षा मिले इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो देखिए यहाँ पे ये जो धर्म हमें बताए गए हैं, इनके ये जो घर ये छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति करते हैं, इसके लिए यहाँ पे संत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम समझेंगे यहाँ के आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है ब्राह्मणों ने क्या किया, यहाँ पे आश्रम व्यवस्था का विकास किया, और यहाँ के जो आश्रम थे, आश्रम का तात्पर्य जीवन का एक चरण से है। तो देखिए आश्रम का शब्द का जो तात्पर्य है वो जीवन के एक चरण से इसे जोड़ा गया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें ब्रह्मचार्य के बारे में बता रखा है। तो देखिए ब्रह्मचार्य क्या है, ये अगर हम देखें इसका मतलब क्या है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये एक अपेक्षा की जाती है कि ये इस चरण के दौरान सादा जीवन जिए, और ये कुछ जीवन काल यहाँ पे बनाया जाता है। और आपने ये मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनको ये जीवन जीने के लिए, जैसे कि 14 वर्ष हो गया, 16 वर्ष तक के लिए इन्हें ब्रह्मचार्य जीवन जीना होता है, जिसमें ये सादा जीवन जीते हैं, ज्ञान लेते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति करके जैसे राजाओं के जो बेटे वगैरह होते हैं उनको भेजा जाता है जंगलों में, जहाँ पे ये ब्रह्मचार्य जीवन को जीते हैं, आश्रम में रहते हैं, और इस तरीके से अपना जीवन सादा तरीके से व्यतीत करते हैं, ताकि इन्हें पता चले कि हमारे आसपास की जीवनी किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे हमें गृहस्थ जीवन के बारे में बता रखा है, जैसे कि जब ये ब्रह्मचार्य जीवन पूरा हो जाता है और ये एक एज को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, इनका विवाह करा दिया जाता है। विवाह होने के बाद ये गृहस्थ जीवन की ओर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जीवन में हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से ये धर्म बनाए गए हैं, इन धर्मों का किस तरीके से अनुसरण किया गया है, इस पाठ में हमें ये बताया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें अशोक के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि एक अनोखे सम्राट थे जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। जो कि कौन से साम्राज्य से ये संबंध रखते थे, ये मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते थे, और यहाँ पे हमें अशोक के बारे में जानने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, अभी से 2300 साल पहले। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से ये की गई थी। तो देखिए ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, और ये कौन सा साम्राज्य है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे कि चंद्रगुप्त, जैसे यहाँ पे बता रखा है, उनका बेटा जो था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। तो देखिए यहाँ पे हमें मौर्य वंश के 3 राजाओं के बारे में पता चला। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की। इनके जो बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था उनका नाम था अशोक। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को अगले पॉइंट में यहाँ पे बता रखा है कि साम्राज्य में बहुत ही नगर थे, और साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अगर हम ये जो मौर्य साम्राज्य है इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी थी, ये थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और त्रिशाला जैसे मुख्य जो नगर थे यहाँ पे ये बनाए गए थे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो देखिए यहाँ पे हमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई थी ये हमें बताया गया है। पहला पॉइंट है कि अगर हम पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पे नज़र डालें तो उसके आसपास के जो इलाके थे
वहाँ पर सम्राट का सीधा निरीक्षण होता था, क्योंकि ये जो थे मुख्य नगर थे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि इन इलाके के जो गांव और शहर थे, वहाँ पर कर इकट्ठा किया जाता था और राजा यहाँ पे अधिकारों की नियुक्ति करता था लोगों को के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जो त्रिशाला है और उज्जैन जैसे यहाँ पे जो राजधानियाँ हैं, यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे जो राजकुमार होते थे वहाँ पे राज्यपाल चुने जाते थे, एक तरीके से गवर्नर, और उनको वहाँ पे भेजा जाता था ताकि ये देखा जा सके कि वहाँ पे काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से निरीक्षण किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है अंत में जंगल वाले इलाके थे, वहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी हद तक वे स्वतंत्र थे। इसके अलावा देखिए जिन जगहों पे, जिन नगर पे राजा जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे अधिकार कर पाते थे, वहाँ पे तो उनका एक तरीके से अधिकार चलता था। पर यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे इलाके थे जो जंगल के आसपास थे, वहाँ पे के लोग ज़्यादा हद तक स्वतंत्र माने जाते थे। इसके अलावा हम लोगों को नजराने की बात की गई है। तो देखिए नजराने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नजराने शब्द यहाँ पे कर नियुक्ति के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे अगर कोई भी कार्य करना है तो यहाँ पे तुम्हें जो राजा होगा उसको यहाँ पे कर देना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए इस पार्ट में हमें जो मौर्य साम्राज्य था इसके बारे में हमें बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि जो चंद्रगुप्त के दरबार में यहाँ पे पश्चिम एशिया से यूनानी राजा भी यहाँ पे आए थे। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं और जिन्होंने अपने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की थी। और देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अशोक ने जो युद्ध था वो युद्ध यहाँ पे छोड़ दिया था। तो इसके बारे में भी हम लोगों को इस चैप्टर में अभिलेख किया गया है। राजा बनने के लिए 8 साल बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था और उसके बाद जब वे युद्ध बाद में जीत गए थे और एक समय बाद इन्होंने युद्ध जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि इनको लगा था कि इतना ज़्यादा खून बहाना, इतना ज़्यादा युद्ध करना एक तरीके से सही नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से साधना को अपना लिया था, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इस पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे खुशहाल गांव तथा समृद्ध शहर और लोहे के औजार और खेती के बारे में हमें पता चलेगा कि पहले के समय में जो गांव थे वो किस तरीके से खुशहाल थे और जो शहर थे वो किस तरीके से समृद्ध थे और लोहे के औजार और खेती किस तरीके से होती थी। तो देखिए पहले पॉइंट में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग आज से 300 साल पहले ही 3000 साल पहले ही शुरुआत इसकी हो गई थी। तो लोहे का प्रयोग कहाँ पे शुरू हुआ था और कितने साल पहले हुआ था ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि महापाषाण काल में लोहे के औजार और हथियार बहुत ज़्यादा मिलते थे। तो देखिए महापाषाण काल में ही जो लोहे के औजार और हथियार हैं उनका प्रयोग किया जाता था। और सिंचाई के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए समृद्ध गांव, जो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर इस चैप्टर का नाम है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिंचाई के बारे में भी बता रखा है कि आज से अगर हम देखें 3000 से लेकर 2500 साल पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंचाई की जाती थी और सिंचाई करने के लिए नहरें हो गई, कुएं हो गए, तालाब हो गए, जलाशय हो गए, इनका प्रयोग किया जाता था। इससे यहाँ पे सिंचाई की जाती थी। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि गाँव में रहने वाले लोग किस तरीके के होते थे। तो यहाँ पे बता रखा है कि इन महाद्वीपों में के दक्षिण तथा उत्तर हिस्से में अधिकांश गांवों में 3 तरीके के लोग होते थे। अब ये जो 3 तरीके के लोग हैं वो कौन कौन होते थे जरा उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि देश के उत्तर हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति तथा ग्राम भोजन कहलाता था। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे जो उत्तर हिस्से में जो गांव के प्रधान होते थे वे लोग रहते थे और अधिकांश गांव में कौन रहते थे, लोहार हो गए, कुल्हार हो गए। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है ऐसे लोग जो चीज़ बनाते हैं, जो चीज़ बुनकर होते हैं, वे शिल्पकार रहते थे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा वर्ग है, वे जो कि यहाँ पे एक तरीके से राजा हैं, जो कि दूसरों पे राज करते हैं। इसके अलावा गांव का जो अधिकांश भाग है उसमें यहाँ पे लोहार हो गए, कुल्हार हो गए, यहाँ पे कढ़ाई बुनकर हो गए, ये सब चीज़ें रहते थे। और देखिए तमिल रचनाओं के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि तमिल की प्राचीनतम रचना को सुगम,
साहित्य कहते हैं। तो देखिए सुगम साहित्य किसको कहा जाता है ये हमें पता होना चाहिए। और इसकी रचना किसने की थी? कबीर ने की थी, वो भी 2300 साल पहले। तो देखिए तमिल रचनाओं के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है कि इनकी प्राचीनतम रचना कौन सी है। इनकी प्राचीनतम रचना है सुगम। और इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इनकी रचना कबीर द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो इन्हें सुगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदुरै के जो कवि हैं उनके सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये देखना था कि यहाँ पे जो हमारे गांव थे वो किस तरीके से खुशहाल थे और जो हमारे शहर थे वो किस तरीके से सम्मिलित थे। तो यहाँ पे हमें आयात के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे देखिए आयात में हम लोगों को बता रखा है कि किन चीज़ों का आयात किया जाता था। सोने के सिक्के हो गए, इसके अलावा कपड़े हो गए, यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि शीशे हो गए यहाँ पे, इसके अलावा शराब हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ पे आयात और निर्यात किया जाता था। आयात मतलब ये चीज़ें यहाँ पे लाई जाती थी। और निर्यात किन चीज़ों का होता था? तो देखिए निर्यात यहाँ पे हमें बता रखा है कि हिमालय में जो जड़ी बूटी होती है और साथ ही साथ हाथी के दांत होते हैं, सूती कपड़े होते हैं या फिर इत्र होते हैं, इन चीज़ों का निर्यात किया जाता था। आयात वो होती हैं जो चीज़ें आती हैं, निर्यात वो चीज़ जो हमारे यहाँ से बन के किसी और के वहाँ जाती हैं। इसके अलावा हमें आहत सिक्कों के बारे में भी हमें यहाँ पे बता रखा है कि जैसे कि चांदी या फिर सोने के जो सिक्कों पर यहाँ पे विभिन्न तरीके की आकृतियाँ जो बनाई जाती है उन्हें यहाँ पे आहत सिक्का कहा जाता था। तो देखिए सोने और चांदी के जो सिक्के हैं उनके ऊपर जो आकृतियां यहाँ पे बनाई जाती थी इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें इस पार्ट में यहाँ पे मथुरा नगर के बारे में बता रखा है कि लगभग अभी से 2000 साल पहले देखें तो मथुरा जो थी वे दूसरी राजधानी बनी थी। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ यातायात और व्यापार दोनों ही के लिए ये जगह मुख्य रास्ता माना जाता था। इसके अलावा जो आपके शहर थे, शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी और इनमें अनेक मंदिर भी थे। और आसपास जो किसान थे और जो यहाँ पे पशुपालक शहर थे वे यहाँ पे बनाए गए थे और यहाँ पे भोजन जुटाने का ये कार्य करते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें मथुरा के बारे में बता रखा है कि यहाँ बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का ये केंद्र बना दिया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें शिल्प और शिल्पकारों के बारे में बता रखा है कि पुरास्थलों से मिली जो मिट्टी है उससे हमें बहुत सारे सुंदर किले और किलों के बारे में पता चला। और देखिए ये जो शिल्प थे और इनको जो बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? इनको हम शिल्पकार के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तो देखिए यहाँ पे कपड़ों के लिए यहाँ पे कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे और शिल्पकार तथा व्यापारी जो थे अपने अपने संद वाले लोग हुआ करते थे जिन्हें यहाँ पे श्रेणी कहा कहते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस चैप्टर में हमें बताया गया कि हमारे गांव किस तरीके से थे, शहर किस तरीके से विकसित हुए थे और किन जगहों पे व्यापार जो है किस तरीके से फैला हुआ था। अब हम समझेंगे 10वां चैप्टर जो कि है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो दक्षिण भारत है वह सोना, मसाले और ख़ास तौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग है कि उन्हें काले सोने के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे काला सोना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये काली मिर्च के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी रोमन साम्राज्य में। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोजे थे और इस तरीके से यहाँ पे आयात और निर्यात का काम चलता था। तो देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि भारत के समुद्र तटों में लगे राज्य कौन से हैं और यहाँ पे व्यापार किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जानने को मिलेगा कि इन उपमहाद्वीपों में के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे पहाड़ है, पठार है, नदियों के मैदान हैं और इन जगहों पे यहाँ पे व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से उपजा है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि नदियों के जो मैदानी इलाके हैं में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे उपजाऊ जो मैदान है इसके बारे में हमें पता चला कि नदियों के जो मैदानी इलाके हैं उसमें जो कावेरी का मैदान है वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है।
यहाँ पर हमें बता रखा है कि अगर हम संगम कवियों में देखें तो ये जो मूवेदार है ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो देखिए अगर हमें पूछें कि मूवेदार क्या है तो ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि इसका प्रयोग यहाँ पे शासक परिवारों के मुखियाओं के चौल, चेर तथा पांड द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इस शब्द के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम रेशम मार्ग के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए आप लोगों को सिल्क रूट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो रेशम मार्ग है इसे बनाने का जो तकनीक है इसका आविष्कार सबसे पहले चीन के में करीब 7000 वर्ष पहले हो गया था। और देखिए आपको पता होना चाहिए ये निर्यात आयात के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है और करीब अभी से 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा अगर हम देखें पश्चिमतम जो भारत है इसमें ये जो कुषाण है यहाँ पे शासक करते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक शक्तिशाली केंद्र बना दिया जहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन रास्तों से ये लोग पश्चिमी देशों में जो रेशमी कपड़े होते हैं वे ले जाते थे और रेशम मार्ग से यानी कि जो सिल्क रूट से इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रयास के बारे में भी बता रखा है। ये जो कुषाणु होते थे इनके जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे ये थे कनिष्क। तो देखिए इनके जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे, कनिष्क थे, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि इनके जो वेद थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत में इनकी लिखने की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ हम लोगों को बता रखा है कि इस समय बौद्ध धर्म एक नए धारा पे था और एक नए विचार का यहाँ पे उजागर हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि मथुरा में ये बुद्ध इस तरीके से इस समय स्थापित हो रहा था और इस तरीके से यहाँ पे त्रिशाला जो थी वे बनाई गई थी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए इस पार्ट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे नालंदा शिक्षा केंद्र के बारे में भी हमने यहाँ पे बता रखा है। अगर हम इस शिक्षा केंद्र की बात करें तो देखिए यहाँ पे बता रखा है यहाँ का जो शिक्षक योजनाएं थी ये बुद्धि में सबसे आगे थी और ये लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे। इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे भक्ति की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो देखिए भक्ति शब्द जो है इसकी शुरुआत जो है ये इस तरीके से की गई थी कि यहाँ पे लोगों को विभाजन करके यहाँ पे हिस्सेदारी की बात की गई थी और यहाँ पे बता रखा था कि हम लोग भगवान को और भगवान के प्रति जो है झुकाव को अपना बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भक्ति की शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ हम लोगों को ये बता रखा है कि भगवत शब्द का क्या अर्थ है। भगवत शब्द का अर्थ यह भी है कि जो अपने आश्चर्य और सुख को भक्तों के साथ बांट सकता हो उसको हम यहाँ पे भगवत शब्द इसका अर्थ बताया गया। इसके अलावा अगर हम इस पार्ट में आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें हिंदू शब्द के बारे में बताया गया है कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह यहाँ पे सिंधु या फिर इंडस शब्द से निकला है। तो देखिए इसका तो हमने वर्णन यहाँ पे पहले पार्ट में यहाँ पे कर लिया था कि ये जो हिंदू है और साथ ही साथ जो हमारा इंडिया शब्द है ये दोनों के दोनों यहाँ पे सिंधु या फिर आप कह लीजिए इंडस शब्द से इनका निर्माण हुआ था। ये शब्द यहाँ पे अरबी और यूनानियों द्वारा प्रयोग किया गया था और इनका ये मानना था कि जो लोग यहाँ पे सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं उन लोगों के समूह को यहाँ पे हिंदू शब्द से नवाजा गया। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पे बता रखा है कि यही शब्द जो है अनेक धार्मिक विकास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त किया गया। तो देखिए इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया। और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि ईसाई जो धर्म है उसको किस तरीके से यहाँ पे उजागर किया गया था। तो यहाँ पे बता रखा है कि करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। तो देखिए ईसाई धर्म जो है इसका उदय कहाँ हुआ था हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे बता रखा है कि उस समय जो रोमन साम्राज्य था इसका ये हिस्सा माना जाता था। और यहाँ पे बता रखा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ये जो जगह थी ये उस समय कहाँ थी, ये रोमन साम्राज्य का ही एक पार्ट मानी जाती है। और इसके अलावा हम लोगों को बता रखा है कि
इसके जो उपदेश थे वो बाइबल नामक पुस्तक में लिखे जाते हैं। तो देखिए ईसाई धर्म की जो यहाँ पे अगर हम देख लें, जो यहाँ पे सबसे शुद्ध किताब मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, वे बाइबल मानी जाती है। और बाइबल में इनके जो ग्रंथ हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। देखिए इस पाठ के अंदर हमें सबसे पहले प्रस्तुतियों के बारे में बता रखा है। प्रस्तुतियाँ हैं क्या, ये एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है जिसको हम प्रस्तुति के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। यदि हमें किसी की भी प्रशंसा करनी होती है तो हम इस तरीके का अभिलेख लिखते हैं जिसे हम प्रस्तुतियां के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें समुद्रगुप्त के बारे में बता रखा है। समुद्रगुप्त के बारे में कवि हरिवंश ने यहाँ पे लिखा था, अभी से 1700 साल पहले यहाँ पे हमें बता रखा है। इन्होंने अपनी एक कविता इस तरीके से लिखी थी। इसके अलावा इलाहाबाद में जो अशोक हैं इनके बारे में इन्होंने किस तरीके से अपनी जीवन व्यतीत किया था इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रयाग हो गया, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ये भी हमें बताया गया। यहाँ पे कबीरदास के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, जो चंद्रगुप्त हैं इनके दरबार के बारे में भी हमें बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रस्तुतियों के बारे में बताया गया। इसके अलावा अगर हम हर्षवर्धन के बारे में देखें, अगर हम देखें तो हर्षवर्धन के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ये हर्ष चरित्र से हमें इनकी जानकारी मिलती है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ एक अभिलेख है। और इनका शासन कब था, इनका शासन लगभग अभी से 1400 साल पहले रहा था। इसके अलावा हम लोगों को इनके बारे में और क्या चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि हर्ष के पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद ये थानेश्वर के यहाँ पे राजा बने थे। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो हर्ष के बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि हर्ष जब नर्मदा नदी को पार कर रहे थे तो वे दक्कन के आगे वाले भाग में इन्होंने जाने की कोशिश की थी, पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन दुर्त ने इन्हें रोक दिया था। तो ये चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली। तो देखिए यहाँ पे हमें पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन दुर्त के बारे में भी हमें यहाँ पे बता रखा है। तो चलिए इनको जरा डिस्कस करें। तो देखिए पल्लव के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, उसके बाद हम चालुक्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए पल्लव के बारे में बता रखा है कि इनका राज्य, इनकी राजधानी काशीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो देखिए पल्लव के बारे में हमें बता रखा है कि इनकी जो राजधानी, इनका जो राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला था। इसके अलावा हम लोगों को चालुक्य के बारे में बता रखा है कि राजधानी इनकी क्या थी, राजधानी इनकी थी अहोम। और इनका जो राज्य था वो कृष्णा तथा यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के बीच में था। और अहोम के बारे में और क्या बता रखा है कि अहोम एक यहाँ पे मुख्य यहाँ पे व्यापारिक केंद्र माना जाता था और धीरे धीरे यहाँ पे धार्मिक केंद्र भी बन गया था। यहाँ पे कई सारे मंदिर बन गए थे। तो इस तरीके से व्यापारिक केंद्र तो था ही, साथ ही साथ ये धार्मिक केंद्र भी बन गया था। इसके अलावा हमें यहाँ पे बता रखा है कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं में यहाँ पे क्रमण करते थे और मुख्य रूप से यहाँ की जो राजधानियाँ हैं वे यहाँ पे इनका निरीक्षण किया जाता था। और अगर हम यहाँ पे पुलकेशिन दुर्त के बारे में जानने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे बता रखा है कि प्रशस्ति में ये यहाँ पे 4 पीढ़ियों के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया। और ये जो पुलकेशिन दुर्त है ये यहाँ पे इनको ये जो राज्य था ये इनके चाचा द्वारा मिला था। तो देखिए यहाँ पे हमें इनके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा अगर हम प्रशासन की बात करें तो इन राजाओं के लिए जो भूमिकर है ये सबसे महत्वपूर्ण होता था, यानी कि एक तरीके से टैक्स वगैरह लगाते थे। और प्रशासन के लिए इनकी जो प्राथमिक इकाई थी वे गांव होती थी, यानी कि गांव वगैरह से ये एक तरीके से यहाँ पे टैक्स वगैरह लगा के, भूमि कर लगा के, यानी कि जो लैंड वगैरह है वहाँ पे टैक्स वगैरह लगा के ये अपनी मतलब इस तरीके से चीज़ें हासिल करते थे। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का काफ़ी बोलबाला था, जैसे कि यहाँ पे नगर श्रेष्ठी, ये कौन थे, ये शहरों का व्यापारी था। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे सार्थवाह के बारे में भी बता रखा है, ये कौन थे, ये व्यापारियों के काफिले के नेता हुआ करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाए गए थे ताकि यहाँ पे राजाओं को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रथम कुलिक के बारे में हमें बता रखा है, ये कौन थे, ये मुख्य शिल्पकार हुआ करते थे।
कायस्थ के बारे में बता रखा है, जो कि लिपिकों का प्रधान था। तो देखिए इनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इनको किस तरीके से बुलाया जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेना के बारे में भी हमें यहाँ पे बता रखा है कि इनके सेना में यहाँ पे क्या थे, हाथी थे, घुड़सवार, रथ थे और पैदल सिपाही थे, जो आसपास के यहाँ पे इलाके में क्या करते थे, आक्रमण वगैरह के लिए तैयार होते थे। और यहाँ पे हमें सेना या यायक के बारे में भी बता रखा है, जो कि राजा को सैन्य सहायता देते थे। उन्हें यहाँ पे सेना नायक के नाम से जाना जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को लोह स्मारक के बारे में यहाँ पे बता रखा है, जो कि यहाँ पे बता रखा है कि महरौली दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके परिसद में खड़ा जो लोह स्तंभ है वे करीब कब बनाया गया था, वे यहाँ पे 1500 साल पुराना है। इसके अलावा हम लोगों को इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 72 मीटर की है और इसकी जो वजन है, इसका वजन 3 टन से ज़्यादा है। इस पर खुदे हुए जो अभिलेख हैं उनमें हमें चंद्र नामक के एक शासक का जिक्र किया गया है और उनके यहाँ पे उनका जो गुप्त वंश है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे शतुप के बारे में देखें, शतुप क्या है, ये एक शाब्दिक शब्द है जिसका अर्थ होता है टिला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टिला, जो कि यहाँ पे बताया गया है। हमें यहाँ पे बता रखा है कि हर शतुपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा भी खड़ा रहता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जो प्रारंभिक शतुप थे वे धातु के बनाए जाते थे और इनके ऊपर मिट्टी का टीला रखा जाता था। इसके अलावा अगर हम इस पार्ट में यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए मंदिरों के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि मंदिरों में विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा पाठ की जाती थी। और साथ ही साथ अगर हम आगे देखें तो मंदिरों का महत्व भाग गर्भगृह होता था, जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे रखी जाती थी और इस जगह पे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे शिखर के बारे में बता रखा है, जो हमारे गर्भगृह हैं इनके ऊपर जो है काफ़ी ऊंचाई बनाई जाती थी, इसको यहाँ पे शिखर का नाम दिया गया। आप मंदिरों में देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मंडप के बारे में बताया गया है कि यह एक ऐसा प्रकार का एक जगह बनाई जाती थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ पे अनुष्ठान करते थे। इसके अलावा हमें एक नोट का पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में आरंभिक मंदिर हैं और यहाँ पर लगभग अभी से 1500 साल पहले यहाँ पे ईंटें और पत्थरों से ये मंदिर बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानने को मिला। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें एकाश्मी मंदिर जो कि महाबलीपुरम में है, इसके बारे में हमें बता रखा है, जो कि यह मंदिर जो है एक विशाल पत्थरों से ये बनाई गई थी। इसके बारे में हमें यहाँ पे वर्णन किया गया है क्योंकि ये एक विशेष तरीके के पत्थर से बनाई गई थी जिसको तलाशा गया था, तो इसे हम एकाशम भी कहते हैं। तो देखिए इसे एकाशम कहा जाता है। और आगे अगर हम देखें तो आगे हमें दुर्गा मंदिर के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि लगभग अभी से 1400 साल पहले यहाँ पे दुर्गा मंदिर बनाया गया था। तो देखिए हम लोगों के यहाँ स्तूप तथा मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे, तो यहाँ पे हम लोगों को इस पार्ट के अंदर ये बताया गया है। ये जो तंबू तरीके के थे जिसमें लोग रहते थे और यहाँ पे बता रखा है कि जो मंदिर है इनकी ये जो बनाए गए इनकी प्रक्रिया किस तरीके से थी, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस पार्ट में आगे बढ़ें तो इस पार्ट में हमें चित्रकला के बारे में भी बताया गया है कि सैकड़ों साल पहले जो बुद्ध के जो यहाँ पे भिक्षुक थे, विराह यहाँ पे बनाया जाता था। और यहाँ पे बता रखे हैं जो गुफाएं होती थी उनके अंदर जो था वह काफ़ी अंधेरा होता था और अधिकांश गुफाओं में हमें चित्र ये जो है मशालों के द्वारा रोशनी करने पे दिखाई पड़ती थी। तो देखिए चित्रकला यहाँ पे किस तरीके से बनाई जाती थी। पहले के समय में गुफाओं के अंदर ये चित्रकला बनाई जाती थी और ये जो चित्रकला है ये किस तरीके से दिखती थी। गुफाओं के अंदर अधिकांश क्या होता है, अंधेरा होता है और अंधेरे में हमें वो चित्रकला नहीं दिखती। जब हम मशाल लेके जाते थे तो हमें वो चीज़ दिखाई पड़ती थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पुस्तकों की रचना के बारे में भी बता रखा है कि किताबें जो हैं, पुस्तकें जो हैं, इनकी रचना किस तरीके से हुई थी। तो देखिए यहाँ पे हमें पुराण के बारे में बता रखा है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है यह है प्राचीन या फिर पुराण। तो देखिए पुराण शब्द जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। पुराणों में यहाँ पे विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा हो गए, पार्वती जैसे देवी देवता से जुड़ी हुई कहानी है जो है, उनकी जो पूजा है, यहाँ पे पूजा की जो विधि है, ये सब चीज़ें हमें बताई गई है।
इसके अलावा इस पाठ में हमें महाभारत और रामायण के बारे में भी बताया गया है। अगर हम करीब अभी से 1500 साल पहले देखें तो पुराणों तथा महाभारत जो है वो यहाँ पे महाकाव्य और आप कह सकते हैं कि व्यास नामक ये जो ऋषि थे, इन्होंने संस्कृत में इसकी यहाँ पे संकल्पना की थी। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे रामायण के बारे में बता रखा है कि संस्कृत रामायण के लेखक जो हैं वो कौन है, वे वाल्मीकि माने जाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें कौशल के जो राजकुमार है, जो राम और उनकी पत्नी जो है सीता, इनकी जो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से अपने 14 वर्ष का वनवास काटा था और किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने रावण को एक तरीके से रावण पे विजय प्राप्त करके ये वापस अयोध्या आए थे, इसके बारे में हमें इस किताब के अंदर, इस धार्मिक ग्रंथ के अंदर हमें बताया गया है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए जो रामायण है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। और किस में लिखी गई है, ये संस्कृत में लिखी गई है, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। आई होप ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।